हमीरपुर सीट से जीत का चौका लगाने के बाद एक बार फिर से पांचवी बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा, हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत, अभिनंदन देवभूमि में। और खासतौर से बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन एम्स के ठीक सामने हमारी मौजूदगी है, तो ये वो विकास का कामकाज है जो आप देश तक पहुँचाना चाहते हैं। ऐसे अनेक काम है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिमाचल में हुए। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी अनेकों काम हुए, लेकिन सबसे बड़ों में से एक ये एम्स है, जो लगभग 750 कमरों का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे हर तरह की सुविधा है। हमारे लोग दिल्ली जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, अब बिलासपुर में उनका इलाज भी होता है और यहाँ पर उनके पैसे भी बचते हैं। सुबह इलाज करवा के, जांच करवा के घर तक जाते हैं। तो मुझे लगता है विकास की एक पहचान यहाँ पर भी आपके सामने। अब मैं आ जाती हूँ, हमीरपुर से आप ताल ठोक रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या वॉकओवर दे दिया है वहां पर? कमजोर उम्मीदवार है या लग रहा है कि नहीं, बड़ा चैलेंज इस बार कांग्रेस आपके लिए पैदा करने वाली है? देखिए, कांग्रेस का पूरे देश में अगर आप हालत देखेंगे तो सूरत की बात हो, इंदौर की बात हो, उड़ीसा की बात हो, एक के बाद दूसरा इनका उम्मीदवार छोड़ के जा रहा है। कई जगह इनको उम्मीदवार ही नहीं मिल पा रहे। और बाकी तो छोड़िए चित्रा जी, रायबरेली अमेठी का भी ये हालत है कि कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था और मजबूरी में राहुल गांधी जी को रायबरेली आना पड़ रहा है। अमेठी वालों ने नकार दिया, अब वायनाड में दिखे नहीं तो वहां के लोगों ने नकारने के मन बना लिया। अब लगा जाए तो जाए कहां, तो अमेठी तो आए नहीं, रायबरेली गए हैं और वहां पे भी मुझे लगता है लोगों ने मन पक्का कर लिया है। चारों तरफ से बिल्कुल राहुल गांधी के ऊपर हमला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जहां जहां पैर रखते हैं वहां वहां कमल का फूल खिलता है। तो हम चाहते हैं जहां राहुल गांधी जी आएंगे वहां हमारा भला होगा। बड़े बड़े मंत्रालय जो आपको दिए गए थे मोदी सरकार में, उसका बड़ा फायदा मिल गया आपको यहाँ पर, ऐसा है? भारी भरकम मंत्रालय लेकर जो आप मंत्रालय का तो पता नहीं, मोदी जी के आशीर्वाद का जरूर फर्क पड़ा है। प्रयास करें कि 2025 तक यहाँ पे ट्रेन पहुंच जाएगी और मेरा बिलासपुर देश के अन्य हिस्सों से रेल से जुड़ जाएगा। 2025 तक का टारगेट, मतलब बस 1 साल। बिल्कुल। और आप देखिए, ये तो इतने बड़े बड़े पुल और टनल बन रहे हैं जिसके कारण एक खूबसूरत वैल्यू से निकल के ट्रेन जाएगी। पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा मिलेगा और सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी ये लेह लद्दाख तक ये ट्रेन जाने वाली है, लेह तक जाने वाली है। कांग्रेस के जितने नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी फूल माला लेकर उनके वेलकम के लिए बेकरार है। मतलब अगर हम यहाँ की बात करें, हिमाचल प्रदेश की, मध्य प्रदेश में हजारों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपाई हो गए। उत्तर प्रदेश में तो इस तरह की स्थिति क्यों बन गई है कि आप लोग एक वक्त पर कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है? अब कांग्रेस मुक्त तो वैसे ही होगी जैसे अब हो रही है। को कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस के विचार से, कांग्रेस के नेतृत्व से कांग्रेस के ही कार्यकर्ता और नेताओं का मन भर चुका है। जब उनके राम मंदिर जाने पर प्रश्न चिन्ह खड़े उठते हैं और उनको जय श्री राम बोलने पर कांग्रेस के लोग ताना कसते हैं, तंज कसते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या करेंगे वो? जब कोई कांग्रेस के सहयोगी कहते हैं सनातन को कुचल देंगे, सनातन HIV एड्स की तरह सनातन खत्म कर देंगे, तो क्या करेंगे उस पार्टी में रह के? ये परिस्थितियां ऐसे खड़ी नहीं हुई। ऐसा नहीं कि तो वो कह रहे हैं कि पलट देंगे पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी का। इस बार तो कांग्रेस बड़े जोश के साथ है इंडिया गठबंधन को लेकर। मैं इतना ही कहूंगा, 4 तारीख का दिन होगा, 4 जून को नतीजे आएंगे। हिमाचल की चारों सीटें जीतेंगे और देश में 400 पार करके सरकार बनाएंगे। ठीक है, ये 400 पार कैसे होगा, अलग अलग हिस्सों में जाकर हम पड़ताल करेंगे, लेकिन अभी क्या हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं? चलिए, आपको बिल्कुल लेके जा रहे हैं। ठीक है, आज आपको वहां से कुछ विकास के कामकाज देखेंगे कि अनुराग ठाकुर ने अपने इलाके में वो कौन कौन से कामकाज किए हैं जिसके आधार पर जनता के बीच जाकर वो खुद को जिताने की अपील कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर आ चुकी हूं जिसको अगर आप सीढ़ियों से चढ़कर आते तो तकरीबन 300 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ती। और अनुराग ठाकुर जी इस जगह हमें क्यों लेकर आए हैं, जरा इसके बारे में आप बताइए। ये फिट इंडिया टेस्ट कर रहे थे आप बाकी लोगों का, या कुछ कामकाज है जो आप गिनाने जा रहे हैं? पहाड़ों की खूबसूरती आपको दिखानी थी और पहाड़ों का विकास। हमारे यहाँ पर कहा जाता था पहाड़ों का पानी और जवानी काम नहीं आती। अब पहाड़ों का पानी बिजली बनाने के काम भी आता है, सिंचाई के भी, पीने के भी। और पहाड़ों की जवानी इसी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो मेरे बिल्कुल पीछे है,
ये नया बनाया गया है? ये बिल्कुल हमने 150-200 करोड़ रुपए का इसको बनाया है। ठीक है। यहाँ पे बच्चों को इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती है और वो देश और बाकी अन्य देशों में जाकर भी अपनी शिक्षा के बाद कामकाज कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा योगदान इस इंस्टीट्यूट का है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का। फिर हमने जवाहर नवोदय विद्यालय भी इसके नीचे ही बना रखा है। लेकिन अगर आप सामने मेरे बिल्कुल आप अपने पीछे देखेंगे, आपको इतने बड़े पुल जब से भाखड़ा बांध बना है, पिछले 60 सालों में कभी इस रिजर्वायर के ऊपर पुल नहीं बने। ये 4 लेन हाईवे बना है। अगर हम पंजाब के कीरतपुर से जब हिमाचल की एंट्री होती, वहां से लेके यहाँ तक आने में, बिलासपुर आने में 3 घंटे का समय चित्रा जी लगता था, कई बार 3 से ज्यादा भी लगता था। आज मात्र 35 मिनट में आप यहाँ पहुंच जाते हैं। ये बड़ा बदलाव है मोदी सरकार का। देखिए, आपका पेट्रोल बचा, पर्यावरण बचा, आपका समय बचा और आपको आरामदायक सुविधा मिली। ये सब कल्पना कभी हिमाचल के लोग कर ही नहीं पाते थे कि ऐसा होगा। मोदी जी ने सच करके दिखाया है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप बताइए, वो पीछे की अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे हैं सड़कों की, 3 पुल हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको तीनों पुल दिखाई दे रहे हैं, ये 4 लेन हाईवे के हैं, जो मनाली, मंडी, बिलासपुर, चंडीगढ़ के लिए जाता है। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस बहुत कम हो गया, आधे से कम रह गया। पहले जैसे हम पहाड़ चढ़ के हैं, पहले आपको पहाड़ चढ़ना उतरना, यानी कि कार में ऊपर नीचे जाते थे। अब आपकी टनल्स बन गई, इस तरह के बड़े ब्रिजेस बन गए, डिस्टेंस को कम कर दिया गया और आपका समय भी कम रह गया। एक बड़ा बदलाव। इससे देश के तेल की खपत कम, पर्यावरण को कम, जो बचत हो रही है, पर्यावरण को बचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें टूरिज्म को बहुत बल मिल रहा है। इतने कामकाज आपने किए हैं, आप दिखा रहे हैं इधर से लेकर उधर तक तमाम कामकाज आप गिना भी रहे हैं, तो फिर ये सनातन धर्म, राम मंदिर का मुद्दा, धर्म के नाम पर क्या भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है, जो आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगाए जा रहे हैं, तो अगर विकास का कामकाज इतना है तो फिर बाकी मुद्दों को यहाँ पर एंट्री दिलाने की क्या जरूरत है अनुराग जी? इसलिए जरूरी है कि अगर कोई ये कह दे कि सनातन धर्म को कुचल देंगे, हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की जाए, और यहाँ तक कि मोदी जी जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएं तब आप मंदिरों में उसका लाइव प्रसारण से मना भी कर दें, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेके आना पड़े। भारत में 500 साल राम मंदिर बनाने का इंतजार किया, 100 साल से ज्यादा मुकदमे लड़े, कांग्रेस ने वहां पे अपने नेताओं को खड़ा कर दिया रामलला के मुकदमे को हराने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सब परिस्थितियां विपक्ष के लोगों ने खड़ी की। हमने तो जो वायदा किया था हमने पूरा किया कि रामलला की जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370-35 से हटाएंगे, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाएंगे, सीए का कानून बनाएंगे। अब देखिए, हमने तो ये सब किया। अगर हम किए हुए काम को ना बताएं तो पहले ही लोग कहते थे, भाजपा वाले कहते हैं हम आएंगे, रामलला की जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख बनाई तभी आए नहीं। राम मंदिर का मुद्दा क्या अब इस समय लोगों के जेहन से हट रहा है, जिसको याद दिलाने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में रोड शो हो रहा है, एक एक करके चरण आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो 2 चरणों के बाद क्या समझ में आया है कि इस मुद्दे ने काम करना बंद कर दिया है बीजेपी? हमारे लिए तो रोम रोम में राम बसते हैं, हमारे लिए तो पूजनीय है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आदर्श है हमारे लिए। लेकिन कुछ लोग उनको काल्पनिक बताते हैं, कुछ कहते हैं कि राम हुए नहीं, कुछ लोग कहते हैं राम सेतु है ही नहीं। और ये सब वो लोग कहते हैं जिनको भाजपा के विकास से दूर जाना है। देखिए, आपने मंदिर की बात की, आपने उसके आगे पानी का टैंक नहीं देखा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल पहुंचाने का काम किया। मात्र 3 करोड़ घरों में चित्रा जी नल से जल था हिंदुस्तान में। मोदी जी ने 13 करोड़ घरों को नल से जल दे दिया, 4 करोड़ पक्के मकान बना दिए, 12 करोड़ शौचालय बना दिए, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मुफ्त में दिया, चूल्हा मुफ्त में दिया। लेकिन कुल मिला के 17 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर दिए, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख रुपए का इलाज दिया। अब हम 70 साल से ज्यादा वालों को मुफ्त में इलाज देंगे। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, अब अगले 5 साल भी देंगे। 3 करोड़ पक्के मकान नए बना कर देंगे। 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया, अब 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना देंगे। अब ये सारी बातें हम अपने भाषणों में कहते हैं। मैं आपको इतनी ऊंचाई पे आपका बहुत कीमती समय लेकर भी आया सिर्फ इसलिए। मैं आपको कह देता, मैंने 4 लेन बनाया, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, हम इस साइड से पैराग्लाइडिंग करते, जैसे आपने भी एक बाज उड़ता हुआ देखा, तो उससे साफ पता चलता है पैराग्लाइडिंग होती है, यहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है।
और नीचे लैंड करते हैं जहां हमारा क्रिकेट स्टेडियम है, हमारा एथलेटिक ट्रैक है, हमारा हॉकी टर्फ। तो अभी आप जा रहे हैं अपनी क्रिकेट भी मैं दिखाने सोच रहा हूँ क्यों ना आपको इसके बाद वहां पे लिया जाए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कप चाय का पिलाना चाहता हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आ रहा हूँ। एक सेकंड मैं आती हूँ साथ में। दीजिए। तो कुछ चर्चा चाय पे भी हो जाए। बीजेपी वाले तो बिना चाय की चर्चा के अधूरे ही माने जाते हैं। मुझे तो लगता है कि देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो चाय का गुणगान ना करे, और भारतीय चाय को पीने तो अंग्रेज भी ये नहीं कहते टी, आके बोलते चाय चाय चाय। चाय में भी तो आप लोग राजनीति लेकर आते हैं ना बेचारे, मतलब विपक्षी दल के लोग चाय पीना छोड़ ना दे। चाय पर चर्चा, चाय वाले प्रधानमंत्री। देखिए तो ये आदत तो नहीं छुड़वा रहे हैं आप विरोधी दलों की? नहीं, अच्छा हुआ आपने याद करवा दिया। 2014 में लोग कहते थे ये चाय वाला देश चलाएगा, यही कहा था ना विपक्ष के लोगों ने। हमने तब भी कहा था लोग ईमानदार नेता को चुनेंगे, भ्रष्ट कांग्रेस को नकारेंगे और ईमानदार चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। बनाया, ईमानदारी से देश चलाया। 10 साल तक कोई आरोप ना उन पर ना उनकी सरकार के किसी मंत्री पर लगा। देश का धन बचाया। अब विदेशी मुद्रा भंडार हमारा लगभग $300 बिलियन से बढ़कर आज $620 बिलियन हो गया। राष्ट्रवाद, लाभार्थी और हिंदुत्व ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आक्रामक तरीके से 2024 के चुनाव में आगे बढ़ी है। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं, अब पहाड़ी क्षेत्र में ले ही कर आ गए, टॉप पर हम आ गए हैं। अब यहाँ से 300 सीढ़ियां फिर नीचे। सीढ़ियों का मतलब ये है कि जब हम नीचे जाएंगे। आपने वैसे कम गिनी, सच्चाई है आपने 500 से ज्यादा सीढ़ी चढ़ के आप यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मेरे पीछे जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज दिख रहा है आपको कैमरा पे दिख जाएगा। ये पूरा पहाड़ उतर के आप नीचे जाएंगे तब वहां पहुंचेंगे। पहाड़ों का जीवन चित्रा जी बहुत मुश्किल है, कठिन है, इसलिए पहाड़ी शरीर से भी और मानसिक तौर पे भी बहुत ताकतवर होते हैं। खेल के मैदान पर तो हम आ चुके हैं, लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए खासतौर से हिमाचल प्रदेश में क्या किया है आपने? चित्रा जी, जैसे आप देख रहे हैं बिलासपुर का ये लूनू क्रिकेट ग्राउंड ये बना है। इसके ऊपर एथलेटिक ट्रैक, इंडोर स्टेडियम, साई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसके अलावा हमीरपुर के नदौन में एक और इतना बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बनाया है। ऊना में ऐसे 3 ग्राउंड बनाए हैं, और हमने ऊना में जहां हॉकी का एस्ट्रो टर्फ लगाया वहीं पे फुटबॉल का सिंथेटिक टर्फ लगाने की तैयारी है, पैसा मंजूर कर दिया। हमीरपुर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने खेलों का मंजूर किया है, जहां पर देश भर के उत्तम से उत्तम खिलाड़ी और हिमाचल के वहां पे ट्रेनिंग लेंगे। धर्मशाला में मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया, जहां पर आज आईपीएल से लेकर वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत मैदान जब मैं मात्र 26 साल का था तब मैंने बनाया था। अच्छा। तो खेलों को लेकर बहुत कुछ किया है। आज अगर युवा मुझसे जोड़ते हैं तो एक खेल और एक शिक्षा को लेकर जो काम किया उसको लेकर युवाओं का एक बहुत बड़ा आकर्षण रहता है। अब हम चलते हैं, आप क्रिकेट का मैदान इंतजार कर रहा है। निश्चित तौर पर। अनुराग जी की सभा खत्म हो चुकी है, लंबे चौड़े वायदे किए गए, अपने कामकाज भी गिनाए गए। लग रहा है कि जनता पर असर पड़ेगा इसका? जनता दिल से चाहती है मोदी को, अनुराग को, और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जो काम करवाए हैं वो 60 साल में भी कांग्रेस नहीं करवा पाई, जो हमने 10 साल में करके दिखाए। हिमाचल के प्रति विशेष प्रेम मोदी जी का है, और हिमाचल की जनता दिल से मोदी जी को चाहती है, और हर बार चारों की चारों सीटों पर कमल खिलाती है। अभी दोपहर का वक्त है, प्रचंड धूप है, लेकिन ये अब की बार 400 पार वाला नारा थोड़ा धीमा पड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं, जब हम नारा लगाते हैं नीचे से और जोर से आवाज आती है कि 400 पार में 4 हिमाचल भी देगा। चलिए हम चलते हैं अब आगे, वंदे भारत ट्रेन का रुख करेंगे और देखेंगे कि ये सफर मंत्री जी के लिए और आम लोगों के लिए कितना सुखदायक है। ऊना रेलवे स्टेशन पर है, हमारे साथ मंत्री जी हैं, और चौथी वंदे भारत मिली यहाँ को, तो उससे तरक्की की रफ्तार इसी ट्रेन के साथ पकड़ रहा है। देखिए, देश की सबसे आधुनिक, सबसे आरामदायक ट्रेन वंदे भारत है, और देश में जब बड़े शहरों में भी नहीं चल पाई थी तो देश की चौथी ट्रेन मोदी जी ने यहीं पे खड़े होके यहीं से फ्लैग ऑफ किया था, जहां चित्रा जी आज खड़ी है। तो ये बहुत बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए मोदी जी ने दी। पर्यटन को भी बढ़ावा मिला, उद्योग को, रोजगार को, और यहाँ के लोगों को जुड़ने का अवसर मिला है। हिमाचल से अनेकों ट्रेनें, चाहे वृंदावन के लिए हो, मथुरा के लिए हो, महाकाल लोक के लिए हो, हरिद्वार के लिए हो, नांदेड़ साहब के लिए हो, खाटू श्याम जी के लिए यात्रा करनी तो अब राजस्थान के लिए ट्रेन, ये सब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही दी है। ठीक है, इसके पहले कि हमारी ट्रेन छूट जाए, हमें इसमें सवार होना है और दूसरे गंतव्य तक का सफर तय करना है। चलिए।
ऊना रेलवे स्टेशन से हम आ चुके हैं वंदे भारत में। आपको बताते चले कि चौथी वंदे भारत की सौगात हिमाचल प्रदेश को मिली थी। पहली वाराणसी गई, दूसरी कटरा, उसके बाद गांधीनगर, मुंबई और फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश को ये सौगात। तो यहां से इस वंदे भारत से कितनी तस्वीर बदली है हिमाचल की? मुझे लगता है जब आप इस रेल का सफर कर रहे हैं, यात्रियों से पूछेंगे तो अनुभव पता चलेगा। आरामदायक भी है, आधुनिक भी है, और मैं तो यहाँ पे फाइलें करता हुआ इस ट्रेन में जाता हूँ। 4 घंटे 40 मिनट में ये दिल्ली पहुँचाती है। अगर मुझे यहाँ से चंडीगढ़ जाके फ्लाइट पकड़नी और दिल्ली जाना हो, ज्यादा समय लगता है। वंदे भारत मुझे जल्दी पहुँचाती है। खाना भी अच्छा है, साफ सुथरी भी है, और जो विदेश से भी आते हैं वो कहते हैं कि वाह, ये नए भारत की बुलंद तस्वीर यहाँ दिखती है। आपके संसदीय क्षेत्र के लोगों से बातचीत में पता चला कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए खुद अपने जरिए आप उनको बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं, तो उसके बारे में क्या गिनाएंगे? आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमने देखा है। इसमें चित्रा जी, मेरे लिए लगता था सबसे बड़ी सुविधा स्वास्थ्य की होनी चाहिए, तो हमने मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू किए, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा। 3 गाड़ियां डोनेट करके किया, डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन रखे, और सबसे बड़ा सफल इसका प्रयोग रहा। अब ये 3 गाड़ियों से बढ़कर लगभग 30 गाड़ियां हो गई। आखिरी सवाल, जीत रहे हमीरपुर, इस बार की स्थिति क्या रहेगी अनुराग ठाकुर के लिए? मेरा चुनाव तो हिमाचल की जनता, हमीरपुर की जनता लड़ती है, और मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है। हर बार उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया, नया रिकॉर्ड बनाया। इस बार भी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है, और चारों की चारों सीटें तो जिताएंगे ही। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। अब अनुराग ठाकुर का ये कहना है कि 5वीं बार भी शानदार जीत वो यहां से यानी कि हमीरपुर से जीतने जा रहे हैं, और चारों की चारों सीटें मिलेंगी भाजपा को, जिसके बाद 400 पार भी होगा। उनके दावे में कितना दम है, इसके लिए हमें करना होगा इंतजार। फिलहाल के लिए वंदे भारत की इस ट्रेन से हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक।